गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक आ रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लें सभी लोग। स्टार्ट करें। तो कल हमने क्वेश्चन लगाए थे डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के हमने क्वेश्चन लगाए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन, ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वाटरबॉर्न डिजीज इन इंडिया? क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ने में आ रहा है। Which of the following are true regarding waterborne disease in India? वाटरबॉर्न डिजीज के बारे में इसमें से क्या क्या स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए कॉमनली ट्रांसमिट होता है कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा। हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट होता है कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा। दूसरा है पोलियो अब एक वाटरबॉर्न थ्रेट नहीं रहा भारत में। तीसरा है कॉलरा का जो आउटब्रेक होता है, कॉलरा जो फैलता है वो पुअर सैनिटेशन और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के कारण भी फैलता है। ऑप्शन इसमें ए और बी दिए हुए हैं, सी और डी ये है 1 2 3 1 3, सी और डी है 1 2 3 एंड 1 3। सी ऑप्शन है 1 2 3, डी है 1 3। क्या आंसर लगाएं बोलो? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए को हम पोलियो भी कहते हैं, पोलियो नहीं सॉरी ये जॉन्डिस। हेपेटाइटिस ए को हम जॉन्डिस भी कहते हैं, पीलिया की बीमारी। पोलियो नहीं, पीलिया, पीलिया अलग बीमारी है, जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं। तो हेपेटाइटिस ए ये जॉन्डिस है, हिंदी में पीलिया बोल देते हैं। तो ये कॉमनली ट्रांसमिट होता है कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा, पढ़ाया हुआ है, ट्रू। पोलियो अब भारत में वाटरबॉर्न थ्रेट नहीं रहा, पोलियो इंडिया से इराडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स और पोलियो दोनों बीमारियां अब इंडिया से खत्म हो गई हैं। तो पोलियो अब वाटरबॉर्न थ्रेट भारत में नहीं रहा, ये बात भी सही है, पोलियो भारत में वाटरबॉर्न थ्रेट नहीं रहा। और तीसरा है कॉलरा के केसेस जो फैलते हैं, पुअर सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट अगर है तो कॉलरा की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात भी सही है। तीनों करेक्ट है, 1 2 3 ऑल करेक्ट, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई, उसका मेजर बेनिफिट क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, इस स्कीम का पर्पस क्या है? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्टिव इन स्कूल, improved access to affordable sanitary pad for adolescent girls, क्या reduce maternal mortality, या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस, क्या चीज के लिए है प्रोग्राम? सी और डी ऑप्शन ये है, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये इसका पर्पस है, या ये दोनों पर्पस है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका पर्पस क्या है? इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अफोर्डेबल सैनिटरी पैड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ये ठीक है, ये सही है। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अफोर्डेबल सैनिटरी पैड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। हाइजीन, क्लीनलीनेस, हाइजीन वगैरह मेंटेन हो सके। एडोलेसेंट गर्ल्स में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं हाइजीन मेंटेन ना हो पाने के कारण। मलेरिया फ्री इंडिया, ये जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, टारगेट ईयर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है। मलेरिया एलिमिनेशन के लिए हमारा टारगेट ईयर क्या है, ये क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है।
मलेरिया एलिमिनेशन के लिए हमारा टारगेट ईयर क्या है? बोलो भाई। पढ़ाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। मलेरिया एलिमिनेशन के लिए हमारा टारगेट ईयर है 2030। 2030 तक हमको मलेरिया भारत से खत्म करना, ये टारगेट है। पुअर एयर क्वालिटी होने के कारण इसमें से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? पुअर एयर क्वालिटी के कारण इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? एयर पॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। पुअर एयर क्वालिटी अगर होगी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। चारों सही है, चारों करेक्ट है। पुअर एयर क्वालिटी चारों हो सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन लास्ट में दिया होगा, 1 2 3 4 होना चाहिए। ये है ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों होगा। हैंड हाइजीन डे, हैंड हाइजीन डे का इसमें से क्या पर्पस होता है? हैंड हाइजीन डे उसका क्या पर्पस है? हैंड हाइजीन डे इसमें से क्या पर्पस है इस प्रोग्राम का? पढ़ने में आ रहा है ठीक से ना? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? हैंड हाइजीन डे to create awareness about the importance of hand washing with soap to prevent infection। इन्फेक्शन से बचाव के लिए हैंड वॉश के क्या फायदे हैं, ये अवेयरनेस लोगों में फैलाना। हैंड हाइजीन डे का पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग विथ सोप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसमें से कौन सी बीमारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड नहीं है? अगर साफ पानी की कमी के कारण इसमें से कौन नहीं होता? मतलब कौन ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड नहीं है, ऐसे समझो। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड इसमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? आर्सेनिकोसिस साफ दिख रहा है, आर्सेनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिस्टोसोमियासिस पढ़ाया हुआ है, हेपेटाइटिस बी पढ़ाया हुआ है, और गिनी वॉर्म डिजीज, इनमें से कौन पानी से रिलेटेड नहीं है? नोट बताना है, ध्यान रखो। कौन सी बीमारी पानी से संबंधित नहीं है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी लीवर की प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस ए वाटर की कमी से होता है, बी नहीं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वाटर से रिलेटेड है, हेपेटाइटिस बी और सी नहीं। लीवर की ही प्रॉब्लम, हेपा का मतलब ये लीवर, हेपेटाइटिस ए वाटर रिलेटेड है, पीलिया जिसको बोलते हैं, बी और सी नहीं। कायाकल्प अभियान, इसका क्या पर्पस है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। भारत सरकार का कायाकल्प अभियान बताया था। कायाकल्प, किसका कायाकल्प करना है? कायाकल्प भी करना है तो किसका? ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, वैसे बताओ आप। कायाकल्प अभियान किसके कायाकल्प के लिए है? हॉस्पिटल्स, वेरी गुड। जो गवर्नमेंट के हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें हाइजीन बेटर करना, उसमें क्लीनलीनेस और हाइजीन की स्थिति को बेटर करना। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में क्लीनलीनेस और हाइजीन को बढ़ावा देना, उसके लिए सरकार का अभियान है कायाकल्प। सरकारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में हाइजीन क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, ये लिखा है देखो। हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं क्लीनलीनेस हाइजीन को प्रमोट करना।
अस्पतालों में। पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो कौन सी बीमारी सीधा कनेक्ट होती है इससे? पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर साफ सफाई नहीं है तो सीधे सीधे इनमें से कौन सी बीमारी इससे जुड़ी है? हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है, कई बीमारियां होती हैं, इन ऑप्शन में कौन सी है जो डायरेक्ट हो जाएगी? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सी है? हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, यहां जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा हो सकता है बताओ? क्वाशियोरकर मैरिस्मस, तो ये प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में। एक बीमारी है क्वाशियोरकर, एक होती है मैरिस्मस। ये कुपोषण की समस्या है बच्चों में, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पैम। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कुपोषण की समस्या के कारण होता है क्वाशियोरकर मैरिस्मस। स्कैबीज, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एक में इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा है जितना बॉडी को चाहिए, इन जनरल जो डायबिटीज हम जानते हैं वही वाला है। एक होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। तो ये कोई पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड नहीं, हाइपरटेंशन भी नहीं, स्कैबीज की प्रॉब्लम है। स्कैबीज में क्या होता है, ये जो हाथ के बगल में जो गैप होता है, दो फिंगर्स के बीच में जो गैप है, इसमें वाटर फिल्ड ब्लिस्टर से पड़ जाएंगे, छाले से पड़ जाएंगे। और एक रूम में अगर 6 लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उन सबको ही हो जाएगा। 6 दोस्त अगर रह रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आए, हाथ मिला रहे हैं, साथ बैठ खा रहे हैं, तो कांटेक्ट में आने से सबको ही हो जाएगा, बहुत जल्दी फैलता है स्कैबीज। तो एक माइट होता है, एक माइट के कारण होती है ये प्रॉब्लम। एक छोटा कीड़ा सा है जो रेंग जाता है, सारकोप्टिस स्कैबी, इसके कारण होता है ये, सारकोप्टिस स्कैबी के कारण। तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो सारकोप्टिस स्कैबी एक माइट है, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है स्कैबीज। इचिंग होती है, सीवियर इचिंग। एंटीबायोटिक्स को लेके कई बार मैंने चर्चा की हुई है। इनमें से कौन सी प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट करती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोब का मुकाबला नहीं कर पाते, किस कारण से? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें से कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम करती है? इनमें से क्या क्या दिक्कतें हैं बताओ? एंटीबायोटिक को लेके मैंने बताया हुआ है क्या समस्या है। ज्यादा एंटीबायोटिक इंटेक कर लेते हो, बॉडी रेजिस्टेंट हो जाता है, जहां जो काम करना है कर नहीं पाता। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन हेल्थ, अननेसेसरी ज्यादा एंटीबायोटिक खाना, ये भी सही नहीं है। जानवरों वगैरह के केस में ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ये भी ठीक नहीं है। और हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्फेक्शन फैलना, अगर साफ सफाई नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटी में तो इन्फेक्शन लोगों के अंदर आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम इससे जुड़ी है। एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल, ये भी प्रॉब्लम है, बॉडी को रेजिस्टेंट कर देता है, आदी बना देता है एंटीबायोटिक के। और इन्फेक्शन अगर ठीक केयर नहीं है हॉस्पिटल में तो भी दिक्कत है। तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन लास्ट में 1 2 3 दे रखा होगा, ये दिया है ऊपर 1 2 3। कौन सा पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट वाटर कंटेमिनेशन से संबंधित हैं? वाटर प्रॉब्लम करेंगे। वाटर पॉल्यूटेंट कौन कौन है? कौन कौन है इसमें से जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं? बोलो। आज 7 तारीख हो गई है, अगले 2-3 दिन क्वेश्चन और लगाएंगे, 10 तारीख तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, और 20 तारीख एग्जाम की डेट है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज क्लास वगैरह नहीं, जो आपको डाउट होंगे, कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हो, बाकी पूरा टाइम खुद पे देना। लास्ट के 10 डेज क्लास नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि अपना पूरा माइंड फोकस करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उन पे ध्यान देना। अगर मैं 15-16 तारीख को क्लास करा रहा हूँ, पता लगा क्लास में फिर टाइम आपका 1.5 घंटे जाएगा, तो 10-11 तारीख तक हम मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करें जितने ज्यादा करा दें। लास्ट के 8-10 दिन सिर्फ पूरा फोकस अपने माइंड को कंसंट्रेट करने में। मुझे क्वेश्चन और कराने में दिक्कत नहीं है, 15-16 को भी क्वेश्चन कराने तो करा सकता हूं मैं,
पर पॉइंट क्या है, लास्ट का 8-10 दिन आपको अपने लिए टाइम। अगर आप कहोगे कि 10-11 के बाद भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि लास्ट के 8-10 दिन पूरी तरह से माइंड रिलैक्स रहे, अपनी प्लानिंग कैसे क्या करना है उस पर फोकस रहे। बताओ अगला सवाल। वाटर कंटेमिनेशन, कौन कौन इसमें से वाटर पोल्यूशन का रीजन बनेगा? फ्लोराइड से, फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है? फ्लोरोसिस प्रॉब्लम हो जाता है, फ्लोरोसिस। आर्सेनिक ज्यादा हो जाए, पार्किंसन बताया हुआ है, ब्लैक फूट डिजीज, पार्किंसन डिजीज। आर्सेनिक पानी में ज्यादा आ जाए तो पार्किंसन और ब्लैक फूट। मरकरी ज्यादा हो जाए तो मीनामाटा, मीनामाटा। नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक और नाम से जानते हैं, मिथेमोग्लोबोनोमिया, मिथेमोग्लोबोनेमिया, मिथेमोग्लोबोनेमिया इस नाम से भी जाना जाता है। तो पानी के अंदर अगर ये ज्यादा आ जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ाए हुए हैं सारे। तो वाटर कंटेमिनेशन में चारों का रोल है, वाटर कंटेमिनेशन में इन चारों का ही रोल है। पुअर सैनिटेशन के कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं मैं, बताओ, पढ़ाए हुए हैं सारे, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, बताइए। क्वेश्चन आप लोग 10 तारीख के बाद भी चाह रहे हो क्या? तो मुझे बताओ एक बार। मैंने जो सोचा हुआ है कि 10-11 तारीख तक मैक्सिमम क्वेश्चन वगैरह करा दें, उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट कर दें बैच। 10 के बाद क्लास ना कराएं, बाकी 10 दिन आपको अपने लिए देना है। किसी को लग रहा है कि उसके बाद भी क्लास होनी चाहिए तो बताओ। मेरे हिसाब से 10-11 मैक्सिमम काफी है। 8-10 दिन तो अपनी तैयारी के लिए आपको पूरी फुल फ्लैश फोकस्ड होकर अपने पे ध्यान लगाना है। पुअर सैनिटेशन के कारण, बोलो। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना, मैं फिर बोल रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप लोगों को। तैयारी जिसके भी 70% सिलेबस जिसका रेडी है उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्वालिफाई करेगा वो। सिर्फ नेगेटिव ज्यादा मत करना, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ। निगेटिव जो कंट्रोल कर ले गया कि निगेटिव ज्यादा नहीं करेगा वो क्वालिफाई करेगा, उतना पेपर रहेगा एग्जाम में जो उसको आता होगा। और एग्जाम के दिन तक मैं इस बात को लिखता रहूंगा, ऐप के ऊपर डालता रहूंगा कि तुक्के ज्यादा मत लगाना। तुक्का तब लगाना है किसी क्वेश्चन पे 80% श्योरिटी लगे तब। 50-50% चांस लग रहा है मत करना। 80% तक श्योरिटी किसी क्वेश्चन पे लगे तब उसको लगाना, 50-50 है तो नहीं। पुअर सैनिटेशन के कारण, बोलो। एस्केरियासिस वॉर्म से होता है, साफ सफाई अगर नहीं है एस्केरियासिस। हेपेटाइटिस ए, एस्केरियासिस किससे होता है, वॉर्म या फंगस? हेपेटाइटिस ए। अरे क्वेश्चन कराने में मुझे नहीं प्रॉब्लम है, तुम लोग अपनी नीड के हिसाब से बता दो। मुझे ये लग रहा है कि एग्जाम का हफ्ता 10 दिन अपने लिए पूरा समय देना चाहिए, मुझे क्वेश्चन कराने में कोई इशू नहीं है। अभी आपको ना रहे ना कि पेपर के दिन तक क्लास चल रही है, फिर पता लगा उसको निगेटिव ना बोलने लगो कि पेपर के दिन तक क्लास करा रहे हैं सर। हर तरह के लोग हैं ना। सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोमा, चारों सही है, चारों करेक्ट है। पुअर सैनिटेशन, चारों सही है। क्लियर है? नेक्स्ट। What is the purpose of Eat Right India movement? Eat Right India, Eat Right India movement. Food Safety and Standards Authority of India, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है? ईट राइट इंडिया मूवमेंट। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर,
ये आपका यूपीपीएससी एई 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, आरआरबी 22 को हो जाएगा। तो ये एग्जाम खत्म होने पे ही इसके बाद फिर अगला जो फोकस होगा मेरा, ईएससी के लिए कुछ चीजें और ऐड कराऊंगा, तो काफी क्राउड ऐसा है जो ईएससी भी देगा। तो इसके बाद ईएससी के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, यूपीएससी एई के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो ईएस देंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ईएससी का 20 तारीख 22 तारीख के बाद ही कराएंगे, काफी जो स्टूडेंट फ्री हो जाएंगे उससे। तो इसके क्वेश्चन कराएंगे, और इसके बाद एक टॉपिक कराऊंगा मैं डीएफसीसीआईएल के बारे में। एक एग्जाम डीएफसीसीआईएल वाला है, उसमें एक टॉपिक है अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल। बाकी जीएस तो उसका वही है जो हमने पढ़ाया हुआ है, केवल एक टॉपिक उसमें एडिशनल है डीएफसीसीआईएल रेलवे के बारे में। तो एक टॉपिक ये कराऊंगा मैं, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका राजस्थान जीएस। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान जीएस, जो आरपीएससी का बैच है, क्योंकि बार बार क्वेरी पूछना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये आपका एग्जाम 22 को खत्म होगा, फिर ईएससी के क्वेश्चन डीएफसीसीआईएल रेलवे के बारे में। डीएफसीसीआईएल रेलवे की बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 3-4 क्लास मैक्सिमम बहुत होगी, 3 क्लास के लगभग। राजस्थान जीएस, और राजस्थान का एक टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट, मेंस में जो आएगा सोशल एस्पेक्ट। तो आरोहण पर जो बैच है उनमें चलेगा ये सारा कुछ। यूट्यूब पे मेरा एक्सपेक्ट मत करिएगा, ये जो है आरोहण पे बैच बना हुआ है आरपीएससी एई का, उसमें रहेगा ये। तो ये सब जो एग्जाम है, ये सब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। करंट अफेयर अपडेशन वगैरह बीच बीच में कराना है, चलता रहेगा। करंट अफेयर बीच बीच में अपडेट होगा, वो सब चलता रहेगा। अब देखो इधर, ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है? बैलेंस डाइट लोग खाएं, जंक फूड से बचे, सेफ ईटिंग हैबिट्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका प्रोग्राम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, बैलेंस डाइट और सेफ ईटिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए। इंकरेजिंग बैलेंस डाइट एंड सेफ ईटिंग हैबिट्स। वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है? वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है? इनमें से क्या लग रहा है बताओ? वन हेल्थ अप्रोच एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जहां पर ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट, हेल्थ तीनों को बेटर करना। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंटल, हेल्थ तीनों को बेटर करना, तीनों को कंसीडर करना। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? ये भी शब्द पढ़ाया हुआ है। बच्चों में ग्रोथ का रुक जाना, जितनी हाइट के लिए जितना वेट बच्चे का होना चाहिए, जिस एज में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, पता लग जाता है। मान लो 5 साल में बच्चे की हाइट वेट का एक रेशियो होना चाहिए, 10 साल में कुछ और होना चाहिए। तो स्टंटिंग का मतलब है ग्रोथ का रुक जाना। तो कुपोषण वगैरह की वजह से बच्चों को अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, स्टंटिंग हो जाती है, उनकी ग्रोथ का रुक जाना। स्टंट का मतलब उनकी ग्रोथ का रुकना, जितनी ग्रोथ होनी है उतनी नहीं हो पाती। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ये लिखा ना, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। लो हाइट फॉर एज, जितनी उम्र में जितना हाइट या वेट वगैरह होना है वो नहीं हो पाता, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन लो हाइट फॉर एज, यही आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने डाउट भेजा था, क्वेरी भेजी थी कि सर इसका क्या आंसर लगना चाहिए। फ्लोराइड की सेफ लिमिट ड्रिंकिंग वाटर में बीआईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बना दूं, सेफ लिमिट की बजाय मैं लिख दूं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट लिख दूं मैं। सेफ मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए था, ये वर्ड मेंशन करना चाहिए था टेस्ट में, ये वर्ड लिखना चाहिए था यहाँ पर, तब और क्लैरिटी रहती। कंफ्यूजन बच्चों को इसी के लिए हो रहा था। बोलो भाई, मैं सेफ लिमिट की बजाय कह रहा हूं मैक्सिमम परमिसिबल सेफ लिमिट कितनी होनी चाहिए? फ्लोराइड पानी के अंदर इसका स्तर कितना होना चाहिए बीआईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से? वो कंफ्यूजन बच्चों को इसी के लिए हो रहा था, स्टेटमेंट थोड़ा और क्लियर लिखना चाहिए था। मैक्सिमम परमिसिबल, अपर लिमिट पूछ रहा हूं मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपर लिमिट पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम परमिसिबल सेफ लिमिट कितना होना चाहिए। हालांकि वो जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, हाल फिलहाल में कुछ केसेस पाए गए हैं कि उस लिमिट में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। जो सेफ लिमिट मानी जा रही थी बीआईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से,
उस लिमिट पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फ्लोराइड से, तो वो सेफ लिमिट अभी तक जो फॉलो हो रही है वो भी पूरी तरह सेफ है नहीं। तो अपर लिमिट जो है ना वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ये है, अपर लिमिट ये है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। पर डिजायरेबल लेवल कितना होना चाहिए, सेफ लेवल कितना होना चाहिए, अगर केवल आपसे ये पूछ ले सेफ लेवल कितना होना चाहिए, डिजायरेबल कितना होना चाहिए, तो डिजायरेबल हमारे लिए ये होना चाहिए 1 मिलीग्राम पर लीटर। दोनों सवाल अलग अलग हो गए। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक एक्सेप्टेबल लिमिट मानी जाती है, पर हाल फिलहाल में कुछ केसेस आए हैं कि पानी में इतना लेवल ने भी लोगों को बीमार किया है, तो इसका मतलब आने वाले समय में इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और वैसे पानी में होना कितना चाहिए, सेफ लेवल माना कितना जाता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, अपर लिमिट 1.5 है। 1.5 जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल है, मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम परमिसिबल 1.5, पर डिजायरेबल होना क्या चाहिए, एक्सेप्टेबल ये होना चाहिए, डिजायरेबल लेवल 1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि पानी में हमको ये लेवल मिले, ऊपर लेवल तक कितना हो सकता है यहाँ तक सेफ लिमिट मानी जाती है, पर हाल फिलहाल में ये भी सेफ रह नहीं गया है। प्रॉब्लम लोगों में हाल फिलहाल में देखी गई है, इतने लेवल पे फ्लोराइड ने दिक्कत किया, बीमार किया लोगों को। ब्लू बेबी सिंड्रोम इनमें से किसके कारण होता है, अभी पढ़ाया, नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम की प्रॉब्लम नाइट्रेट के कारण। खेती वेती में भी नाइट्रोजन वगैरह का बहुत इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन लीचिंग होकर ग्राउंड वाटर तक चला जाता है, और पानी के साथ लोगों में नाइट्रेट अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक कारण ये भी है ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन भी आप यूज करते हो, और नाइट्रोजन लीचिंग होकर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट अगर बॉडी में ज्यादा जाएगा तो बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम, स्किन जो है ब्लूइश दिखने लगता है। अनेमिया के लिए क्या प्रॉब्लम, अनेमिया किससे होता है, अनेमिया के केस में होता क्या है, तो ये टॉपिक ही है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो बीमारियां, साफ सफाई, गंदगी से बचाव, यही सब क्वेश्चन है। क्लीनिंग कैसे की जाए, वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, यही सब है। अनेमिया के अंदर हमारी बॉडी में एचबी वगैरह कम हो जाता है, और एचबी के अंदर होता है आयरन, तो अगर आयरन कम होगा तो बॉडी में एचबी कम बनेगा। एचबी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के बनने में आयरन यूज होता है, एचबी के बनने में आयरन यूज होता है। देखो ब्लड के अंदर 4 चीज होती हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है प्लेटलेट्स। ये 4 चीजें होती हैं ब्लड में। ब्लड का कंपोजिशन आपसे कोई पूछे तो ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं लीकोसाइट। डब्ल्यूबीसी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म देता है, इन्फेक्शन का मुकाबला करने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, लीकोसाइट कहते हैं इसको। आरबीसी होता है एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट होता है थ्रम्बोसाइट्स, और जो फ्लूइड वगैरह ब्लड में जो फ्लूइड का पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा वो फ्लूइड है जिसके अंदर तीनों तैर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा वो फ्लूइड है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन वोटीन भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म देता है बॉडी को, इन्फेक्शन का मुकाबला करने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर चीजें होती हैं जैसे कि टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये बॉडी को इम्यूनिटी देता है। डब्ल्यूबीसी में कई चीजें होती है, मोनोसाइट वगैरह होते हैं, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी देता है बॉडी को। एड्स का जो वायरस होता है वो इसी को किल करता है, एड्स का वायरस इसी को किल करता है। जो एड्स का पेशेंट होगा जब उसमें टी लिम्फोसाइट डैमेज होने लगेगी तो उसकी इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम हो जाती है, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन भी ठीक नहीं हो पाता, कई बीमारियां घेर लेती हैं उसको, कई बीमारियां घेर लेंगी, कई सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है उसमें। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर होता है एचबी, आरबीसी ही कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर जो एचबी होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को बांधना। जो ऑक्सीजन आप इनटेक किए, सांस लिया आपने, ऑक्सीजन बॉडी में आया, उस ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम, बांधने का काम एचबी का है। और एचबी के अंदर होता है आयरन,
तो आयरन अगर बॉडी में कम हो जाए तो एचबी कम बनेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। जहां ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचना है पहुंचेगा नहीं, ऑर्गन फेल होने लगेंगे, बॉडी पार्ट काम करना बंद करने लगेंगे। तो अनेमिया की समस्या क्या होती है? एचबी लेवल ज्यादा गिर जाए तो अनेमिया की प्रॉब्लम। और अनेमिया कई कारणों से है, उसमें एक मुख्य कारण है आयरन कम होना। लाइफ साइंस वगैरह टॉपिक है, डिटेल में पढ़ते हैं वहां पर। जल जीवन मिशन, बोलो भाई। जल शक्ति मंत्रालय पढ़ाया हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन 2024 तक क्या उद्देश्य है? पढ़ाया वो क्वेश्चन है ये तो। आप पहले बताइए फिर आगे बढ़े। ऑडियो सबको क्लियर आ रहा है भाई? इको तो नहीं हो रहा? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक क्या करना? हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल से पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी पहुंचाना। ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्र में घरों में नल से साफ पानी पहुंचे लोगों को। मिशन इंद्रधनुष क्या उद्देश्य है? मिशन इंद्रधनुष कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कई सब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ है। मिशन इंद्रधनुष, अब इसके एडवांस वर्जन भी लॉन्च हो गए हैं अब तो। पर इसका पर्पस है क्या? कंप्रहेंसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसमें 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को टीके लगाए जाएं, बीमारियों से बचाया जाए। जब लॉन्च हुआ था तो 7 वैक्सीन इसमें लगाए जा रहे थे, तो नाम इंद्रधनुष दे दिया। बाद में 2 वैक्सीन और ऐड कर दिए गए। तो मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसमें 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके लिए है ये। 7 वैक्सीन शुरुआत हुई थी शुरू में, तब ये रेनबो या इंद्रधनुष नाम दे दिया। बाद में 2 वैक्सीन और जोड़ दिए गए थे। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो अचीविंग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर, 2 साल से कम के बच्चे प्लस प्रेग्नेंट वीमेन भी, उनके लिए भी है। प्रेग्नेंट वीमेन को भी शामिल किया गया है, इनके लिए भी है। बायोसेंसर का हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या काम है? आजकल ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं कि बॉडी पे आप चिप की तरह उसको लगा लो, चिप की तरह ऐसे चिपका लो और पूरे दिन अपना काम करते रहो, अपना एक्टिविटी करते रहो। और बीच बीच में डिवाइस में आप रीडिंग देख सकते हो कि जैसे किसी को लग रहा है कि मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा या शुगर तो नहीं बढ़ जा रहा है। तो आजकल ऐसे ऐसे सेंसर आ गए, बायो सेंसर आ गए हैं अब बॉडी में। जैसे शुगर के लिए है, शुगर के लिए भी आ गया अब तो, बीपी के लिए भी है। तो आप एक डिवाइस की तरह लगा लिए, चिप की तरह, और उसका जो वो है स्क्रीन, टाइम टाइम पे 4-4 6-6 घंटे जब मौका मिला एक नजर देख लिए, और सेंसर लगा हुआ है बॉडी में। तो बेसिकली वो क्या बताएगा? आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, एक तरह से मार्कर है, एक तरह से इंडिकेटर। कोई बॉडी में प्रॉब्लम आए तो आपको पता चल जाएगा। तो बायो सेंसर जो बॉडी में ये लोग यूज करते हैं, ये बायोलॉजिकल मार्कर है, बायोलॉजिकल मार्कर। यही आंसर होगा बी। ऑप्शन भी क्या बकवास लिखे हैं। वाटर बॉर्न डिजीज को ट्रीट करने के लिए होता है क्या? बकवास। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट नहीं, रोबोटिक नहीं, बायोलॉजिकल मार्कर ह्यूमन बॉडी में। What is the first thing that happened to wastewater at a wastewater treatment plant? वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जब किया जाता है, सबसे पहली चीज इसमें से क्या होती है? वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जब करते हैं प्लांट में, वेस्ट वाटर प्लांट में, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिविल वाले तो पैर से टिक कर सकते हैं भाई।
कुछ भी नहीं है इसमें तो। बोलो, सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? पूछ ही रहा है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो बड़ी सॉलिड इंप्योरिटी हैं उनको हटा देंगे। जो मोटा कूड़ा कचरा है, बड़ी सॉलिड थिंग्स हैं, इंप्योरिटी है, उनको स्क्रीनिंग कर देंगे। स्क्रीनिंग ही तो करोगे सबसे पहले, और क्या करोगे? स्क्रीनिंग। सेकंड लेवल पे क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो हार्मफुल, उनको किल करना। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो? डिसइंफेक्शन का मतलब है जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, पैथोजन है, बीमारी करने वाले जो पैथोजन वगैरह हैं, डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? आप क्लोरीन का यूज करोगे, या अल्ट्रावायलेट का यूज करोगे, या ओजोन का यूज करोगे। पैथोजन की किलिंग। डिसइंफेक्शन का मतलब पैथोजन की क्लीनिंग। चाहे आप क्लोरीन यूज करो, चाहे यूवी रेज यूज करो, चाहे आप इसमें ओजोन का इस्तेमाल करो। ये लिखा, क्लोरीन या यूवी वगैरह का इस्तेमाल करना पैथोजन को किल करने के लिए। डिसइंफेक्शन का मतलब यही है वाटर ट्रीटमेंट में। इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। मोलिनोंग, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। क्लीनेस्ट विलेज इंडिया का मोलिनोंग। ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड ब्रेकिंग ऑफ साइकिल ऑफ डिजीज। इसमें से कौन सा सिस्टम है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और बीमारियों की साइकिल को ब्रेक करना? इसमें कौन सा सिस्टम है जिसका उद्देश्य है बीमारियों की साइकिल को तोड़ना, बीमारियों की साइकिल को ब्रेक करना? सैनिटरी सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम। वॉश पढ़ाया था। वॉश का मतलब क्या होता है? ये हमने टर्म कई बार यूज किया था इस टॉपिक में। वॉश स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइजीन सैनिटेशन में वॉश, इसकी बात की थी हमने। फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीआर वाले फोल्डर में तो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, वीडियो भी है उसका। आईपीआर के जो क्वेश्चन कराए थे वो फोल्डर में पड़ा हुआ। आईपीआर तो, आईपीआर के वीडियोस में पड़ा हुआ है वो। वॉश होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसके बारे में है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट कुछ सेफ्टी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल, ये टॉपिक है सेफ्टी। एक टॉपिक आपका सेफ्टी है ना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी आपके एग्जाम में आएगा। ईएस में भी आता है, यूपीपीएससी एई में भी है। आईसीटी में भी तो एक सॉल्ट पीडीएफ दे रखी है पारू, एक सॉल्ट पीडीएफ आईसीटी की भी तो है। और ईएस के पेपर जो करवाए हैं उसमें भी था आईसीटी। ईएस के 8 पेपर करवाए हैं, उनमें भी था। ये बताओ जरा, मोबाइल क्रेन्स आर सोफिस्टिकेटेड मशीन, ये ईएस वाला ही क्वेश्चन है। ईएस में ही आया था ये वाला क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, उसमें सॉल्व करवाया भी था। मोबाइल क्रेन सोफिस्टिकेटेड मशीन होती हैं जिनका काम होता है वजन को उठाना, और ये एक वर्सेटाइल और रिलायबल चीज होती है वेट को उठाने के लिए। ईएस के पेपर से ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, वहां पे भी कराया था ये। बोलो, क्वेश्चन की सॉल्व पीडीएफ तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फोल्डर में भी पड़ी हुई है, आईसीटी में भी पड़ी है, आईपीआर में पड़ा हुआ है। तो फोल्डर खोलोगे क्वेश्चन पीडीएफ उनमें भी है, कई सारे सब्जेक्ट में दिया ही था मैंने।
मोबाइल क्रेन सोफिस्टिकेटेड मशीन है, वर्सेटाइल रिलायबल मीन्स दोनों बातें सही है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। इंडियन स्टैंडर्ड IS 15105, ये स्टैंडर्ड किसके बारे में है? ये फायर सेफ्टी के बारे में है। जो स्प्रिंकलर लगाते हैं ना, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर जो लगाए जाते हैं आग को बुझाने के लिए, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं फॉर फायर सेफ्टी, उसके लिए स्टैंडर्ड है IS 15105। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए बिल्डिंग वगैरह में, तो IS 15105 जो है इसको डिफाइन करता है, इससे रिलेटेड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फॉर फायर सेफ्टी। तो जानबूझ के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो ना बन पाए, जो एब्सर्ड हों। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस कम है, ये अगर आए भी तो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना। सारे आसान क्वेश्चन नहीं है, कुछ हैं सिंपल, कुछ हैं एब्सर्ड जो नहीं करने, क्योंकि उतना याद रख नहीं सकते। जानबूझ के दिए गए सवाल है कि ये पता लगे कि किसको नहीं करना है, अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करना। अब इतने सारे स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड कहां तक याद कर पाओगे? तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जरूरत नहीं है। पेपर में भी ऐसे ध्यान लगाना, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, थोड़ा बहुत हिंट हो, 80% तक श्योरिटी लगती हो, तब तो रिस्क लेना, नहीं तो नहीं। पोर्टेबल स्टेप लैडर, स्टेप लैडर सेफ्टी का क्वेश्चन है, ये भी ES वाला क्वेश्चन है। तो वो पेपर भी लगाए हो कि नहीं, क्वेश्चन किए थे कि नहीं, बताओ। ES वाला ही क्वेश्चन है ये भी, स्टेप लैडर वाला। स्टेप लैडर इस्तेमाल की जाती है, ऊंचाई पर कोई काम करना है उसके लिए हमें स्टेप लैडर चाहिए। स्टेप लैडर प्रोटेक्टेड एज, प्रोटेक्टेड लिमिट जो बनी है उसके भी ऊपर हाइट गेन करने में मदद करता है। प्रोटेक्टेड एज जो होता है सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टेप लैडर पे 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, 2 हाथ या 1 पैर हमेशा संपर्क में हो, या 2 पैर 1 हाथ संपर्क में हो, जिससे बैलेंस बना रहे। और सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए, लास्ट स्टेप भी नहीं, सेकंड लास्ट तक जाना चाहिए। ये लिख रहा है प्रोटेक्टेड एज के भी ऊपर चले जाओ हाइट में, बकवास, तो सेफ्टी कहां रह पाएगी? मतलब टॉप पे खड़े हो तब भी पैर उचका के और हाइट पे जाना चाह रहे हो, गिरोगे मुंह के बल फिर। तो प्रोटेक्टेड एज के अबो हाइट गेन करना, प्रोटेक्टेड के ऊपर जाना तो कभी भी सेफ नहीं है। प्रोटेक्टेड के ऊपर जाना कभी भी सेफ नहीं है। तो ये आंसर मतलब नहीं होगा, ये आंसर गलत है। फुली ओपन पोजीशन, लैडर पूरी तरह से ओपन होनी चाहिए, ये बात सही है। और पर्सन का जो पैर है वो सेकंड टॉप स्टेप के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। नॉट पोजीशन सेकंड टॉप रंग, सेकंड टॉप स्टेप के ऊपर उसको नहीं जाना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड एज के ऊपर जाना अलाउड नहीं, फुली ओपन पोजीशन में होना चाहिए और सेकंड टॉप स्टेप के ऊपर ना जाए। 3 पॉइंट कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना चाहिए, 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ हमेशा सीढ़ी के संपर्क में होना चाहिए, जिससे बैलेंस बना रहे। 2 and 3। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये वाले जो एक्सटिंग्विशर हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, बोलो। ऐसे एक्सटिंग्विशर जिनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक्सटिंग्विशर कौन से एक्सटिंग्विशर होंगे? फायर एक्सटिंग्विशर कई सारे बताए थे मैंने, ये कौन से वाले होंगे? हेलोन, हेलोजन ग्रुप दिख रहा है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये होते हैं हेलोन एक्सटिंग्विशर। हेलोन एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर। हेलोजन ग्रुप तो नजर आ ही रहा है ना उसके अंदर, तो ये टिक करोगे पहले। अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया और पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, तो इमीडिएट एक्शन हम इसमें से क्या लेंगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए? इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ब्लीडिंग अगर हो रही है उसको रोकने के लिए तुरंत हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लीडिंग को रोकने के लिए कई बार कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं, कई बार कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं, क्यों? कि पहले ब्लड रुके। सबसे पहले जहां ब्लीडिंग हो रही है कोई कपड़ा या कुछ बांधना
प्रेशर उस पर डालना जिससे ब्लीडिंग रुक जाए, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, तो प्रेशर डाल के उसको रोके पहले ब्लड को, कपड़े वगैरह से बांध देते हैं। इसमें से कौन सा एक्ट है जो वर्क प्लेस सेफ्टी उससे जुड़ा है? कौन सा एक्ट है जो वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ, वर्कर का वेलफेयर, उन चीजों को कवर कर रहा है? वर्क प्लेस की सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये सब चीजें होनी चाहिए। कौन से एक्ट में पढ़ा है? वेरी गुड, फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 में पढ़ा है। क्रेन का जो इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा स्टैंडर्ड है क्रेन सेफ्टी के लिए? क्रेन सेफ्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है इसमें से? अभी तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, याद रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं। वैसे ये होता है क्रेन सेफ्टी के लिए, ये वाला होता है IAS 3177। क्रेन सेफ्टी के लिए IAS 3177। नहीं याद रहे छोड़ देना, क्या जरूरत है नंबर याद रखने की। क्लास ए फायर, उसको बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फायर से टिक करने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बता लोगे यार। क्लास ए फायर जो होती हैं उनको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? कुछ लोगों की तैयारी अच्छी है, देखो सारे आंसर कर रहे हैं और सब आंसर ठीक भी कर रहे हैं, काफी लोगों की तैयारी अच्छी है। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर, वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर सकता है, उसकी मिनिमम एज क्या होती थी? फैक्ट्री में काम करने के लिए मिनिमम एज, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, बताओ जरा क्या है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार मिनिमम एज फॉर अ पर्सन फैक्ट्री में काम करने के लिए 14 साल। मिनिमम एज 14 के नीचे नहीं होना चाहिए, 14 के नीचे नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जरा चार ऑप्शन पढ़ना, समझ में आ रहा है? मेन पर्पस क्या है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट? मटेरियल कॉस्ट के बारे में जानकारी देना इसका पर्पस है, या मटेरियल किस केमिकल से बना हुआ है वो जानकारी देना, या मटेरियल से संबंधित हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं, सेफ हैंडल कैसे करना है और उसको स्टोर कैसे करना है। मटेरियल सेफ्टी का टॉपिक है ये, मटेरियल सेफ्टी से रिलेटेड है। मटेरियल सेफ्टी लिखा ही है नाम में, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में हमें जानकारी मिलती है इस मटेरियल से जुड़े हुए हैजार्ड्स क्या हैं, सेफ हैंडल कैसे करना है और इसको स्टोर कहाँ किया जाना है, किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसके कारण। तो मटेरियल से जुड़ी जानकारी, सेफ्टी रिलेटेड। ह्यूमन एरर के कारण कंस्ट्रक्शन में जो एक्सीडेंट होते हैं, ह्यूमन एरर के कारण कंस्ट्रक्शन में जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या रीजन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर इन कंस्ट्रक्शन? तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा रुको यहां होगा, चौथा ये है। ह्यूमन एरर के कारण कंस्ट्रक्शन में जो एक्सीडेंट होते हैं उसका क्या रीजन है? सेफ्टी रेगुलेशन को फुलफिल ना करना, नॉन कंप्लायंस, सेफ्टी रेगुलेशन जो कहे गए, जो बनाए गए रूल रेगुलेशन, उनको फुलफिल ना करना, फॉलो ना करना। ह्यूमन एरर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखो ह्यूमन एरर के कारण अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, उसका मेन कारण क्या है?
सेफ्टी रेगुलेशन जो फॉलो करने थे उनको फुलफिल नहीं किया गया। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, सेफ्टी के लिए जो रूल रेगुलेशन बने थे उनको ध्यान नहीं दिया गया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में परमिट टू वर्क शब्द का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी में परमिट टू वर्क इस शब्द से क्या मतलब है? बोलो ठीक से पढ़ लो, बताओ क्या आंसर होगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में परमिट टू वर्क का क्या मतलब है? किसी हाई रिस्क काम को करने जा रहे हो उसके लिए अप्रूवल। कोई हाई रिस्क काम को करने जा रहे हो उसके लिए अप्रूवल, परमिट टू वर्क। वर्क परमिट चाहिए आपको उसके लिए। ए वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, आपको ऑथराइज किया गया है इस हाई रिस्क काम को करने के लिए। आप एक्सपर्ट हो उस चीज के, इसलिए किसी को भी थोड़ी भेज देंगे। तो परमिट टू वर्क का मतलब ए वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट टू एंगेज इन हाई रिस्क टास्क। साउंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एस्पेक्ट क्या होता है इसका? एक अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या माना जाएगा? एक अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उसमें क्या होना चाहिए? एक अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट के क्या स्टेप होते हैं बताया था, आप बोलो। रिस्क असेसमेंट में हमें पता लगाना होता है सबसे पहले हैजार्ड्स कौन कौन से हैं, उन हैजार्ड से जुड़े हुए रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क के हिसाब से कंट्रोल हम क्या क्या रख सकते हैं, कितना इफेक्टिवली रिव्यू करना। ये ए वाला जो है ये होगा, हैजार्ड्स का पता करना, उनसे जुड़े रिस्क का पता करना, कंट्रोल मेजर क्या क्या होंगे, और रिव्यू इफेक्टिवनेस, उस सिचुएशन के लिए कितना इफेक्टिव होगा ये। इंडस्ट्रियल सेटिंग में फायर ड्रिल वगैरह कराई जाती है, जैसे मॉक ड्रिल होती है वैसे फायर ड्रिल करा ली, मॉक ड्रिल एक तरह का। तो ये ड्रिल का पर्पस क्या है? इंडस्ट्री में कहीं आप फायर ड्रिल कर रहे हो, मॉक ड्रिल कर रहे हो एक तरह सा, कि आग लगने की स्थिति में लोग कैसा बिहेव करेंगे, मॉक ड्रिल ही है। मॉक ड्रिल में यहाँ पर आप आग लगने की स्थिति की मॉक ड्रिल कर रहे हो, उसको फायर ड्रिल नाम दे दिया। तो इससे क्या पता लगेगा? टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इमरजेंसी टीम, ये हमें ये बताएगा। मॉक ड्रिल तो कल भी पढ़ा था आपने। या हमें इससे ये जानकारी मिलेगी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसे काम कर रहे हैं, या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल जाएगी इस सिचुएशन में कैसे बचना है, खुद को बचाना है, उनके लिए जरूरी है। क्या लगाएं? मॉक ड्रिल करोगे तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं कि नहीं यही पता लग जाएगा। वर्कर जो है इवैक्यूएशन कैसे करना है इमरजेंसी में, यही पता लग जाएगा। ए ऑप्शन था वो भी ठीक है, ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इमरजेंसी टीम। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन पेपर उस पर डलवा भी दिए हैं, जो पेपर करवा रहा हूं मैं आरोहन वेबसाइट पे पड़े भी हैं, आरोहन वेबसाइट पे डलवा भी दिए हैं ये। तो इमरजेंसी टीम की तैयारी कैसी है ये भी पता लग जाएगा, इक्विपमेंट काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं आग बुझाने वाले वो पता लग जाएगा, और एम्प्लॉय इवैक्यूएशन कैसे कर पाएंगे इमरजेंसी में, ये भी तैयारी इनकी हो पाएगी। पीपीई, पीपीई के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पीपीई के बारे में इनकरेक्ट। पीपी पढ़ा हुआ है भाई, बताओ। छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पीपी का फुल फॉर्म पूछ ले, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनकरेक्ट बताना है। पीपीई पूरी तरीके से सारे वर्कप्लेस हैजार्ड को कंट्रोल कर लेगा। किसी भी तरह के वर्कप्लेस हैजार्ड के लिए पीपी सफिशिएंट है नहीं। पीपी रिस्क को कम कर देता है, आपके बचाने की संभावना को बढ़ा देता है, पर हर तरह के हैजार्ड को कंप्लीट कंट्रोल कर लेगा नहीं। पीपी 100% प्रूफ, 100% सेव नहीं कर पाता। गारंटी नहीं है कि पीपी आपने पहना हुआ है यूज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, गारंटी नहीं है। SWL इस शब्द का क्या मतलब है? जब मैंने स्टेप लैडर पढ़ाया था तब भी इसका यूज किया था, मैंने क्रेन पढ़ाया था तब भी यूज किया था। SWL शब्द का क्या मतलब होता है? ES में भी आया हुआ है। किसी चीज पे उतना ही लोड तो डालोगे जितना वो संभाल पाएगा, चाहे सीढ़ी के ऊपर चाहे क्रेन के ऊपर।
तो इसका मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड कि स्टेप लैडर या क्रेन कितने लोड के लिए सेफली काम कर सकता है। उससे ज्यादा ओवरलोडिंग कर दोगे तो क्रेन के पलटने का डर, सीढ़ी के टूटने का डर। सेफ वर्किंग लोड मतलब कितनी लिमिट तक के लिए वो काम कर सकता है, कितने लोड तक वो सेफली वर्क कर पाएगा, लैडर या क्रेन या कोई भी चीज जो वजन उठा रहे। या MEWP पढ़ाया था, एक MEWP बताया था। इंजीनियरिंग कंट्रोल, इसमें से कौन सा इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जाम्पल है? वर्क प्लेस पे सेफ्टी से रिलेटेड, वर्क प्लेस की सेफ्टी में कौन सा इंजीनियरिंग कंट्रोल का उदाहरण है? बोलो। सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जाम्पल है? नहीं। पीपी का इस्तेमाल करना? नहीं। इंस्टॉलिंग मशीन गार्ड, ये रिलेटेड इंजीनियरिंग से। इंस्टॉलिंग मशीन गार्ड, बाकी तो मैनेजमेंट वगैरह के वर्क हैं, सेफ ट्रेनिंग वेनिंग देना, कराना, ये सब ड्रिल विल। ये इंस्टॉलिंग मशीन गार्ड ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का पार्ट है। फायर ब्लैंकेट, आग लगने की स्थिति में जो हम फायर ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट से आग को बुझाने का काम करते हैं, उसके लिए क्या बात सही है? फायर ब्लैंकेट किस तरह से काम करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, क्या करता है वो? इलेक्ट्रिक फायर के केस में भी हम ब्लैंकेट को यूज कर सकते हैं क्या? या छोटी मोटी आग को ब्लैंकेट डाल के बुझाया जा सकता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फायर के केस में हम ब्लैंकेट यूज कर लेंगे, और पीपी की जगह हमें एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लैंकेट का ही। छोटी मोटी आग, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कोई बता लेगा। छोटी मोटी आग के केस में काम करेगा, बाकी नहीं। इलेक्ट्रिकल फायर या लार्ज स्केल फायर या पीपी की जगह इसको यूज कर लो, नहीं। Which one of the following is not the way of estimating the statistical parameter and is integral part of analysis? अब ये कोर एक टेक्निकल टर्म हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इन्वॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझ आए तो करो, नहीं छोड़ दो। समझ आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। ES US में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ES वाले ही है ये भी। तो which one of the following is not the way, is not the way of estimating, not the way of estimating the statistical parameter? इसमें से कौन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर से जुड़ा हुआ नहीं है? बस सिंपल हमें ये बताना है। प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है, ये प्रोपगेशन ऑफ वेट नहीं होता इसमें। ये जो प्रोपगेशन ऑफ वेट एक ऑप्शन लिखा है, ये आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में अगर याद रहे ठीक, नहीं याद रहे तो छोड़ दो, हटाओ। ES का ही रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे ही। कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर, कहीं इंडस्ट्री फैक्ट्री में जो एंट्रेंस बना होता है जहां से मैन पावर आती जाती है, उससे रिलेटेड। तो जिस पे एंट्री पॉइंट जो होता है आने जाने का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्कर जो है आसानी से सेफ्टी के साथ आ सके जा सके, ये होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर एंट्रिंग एंड वर्किंग इन सच स्पेसेस। रोबस्ट इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, रोबस्ट इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका की कंपोनेंट क्या होगा? आप ही बताओ। रोबस्ट इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, एम्प्लॉय को ब्लेम करना एक्सीडेंट्स के लिए, या सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करना, या रूट कॉज का पता लगाना और करेक्टिव एक्शन लेना, या चीजों को दबा देना, इंफॉर्मेशन को दबा देना कि नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो जाए कहीं। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए सही सिस्टम क्या हो, सही मतलब क्या होना चाहिए? रोबस्ट सिस्टम इंसिडेंट रिपोर्टिंग का, रूट कॉज का पता लगाना और करेक्टिव एक्शन लेना। सही सॉल्यूशन तो यही है, रूट कॉज का पता लगाना और करेक्टिव एक्शन लेना। एक शब्द आया हैजॉप, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हैजॉप का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हैजॉप वर्ड का मीनिंग, हैजॉप शब्द का क्या मतलब होगा? हैजॉप, हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ये होता है। हैजॉप का मतलब होता है हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। एक्सप्लेनेशन वगैरह सब इसमें दे रखे हैं पेपर में, आगे डिटेल में दे रखा है। इंटरेस्ट हो किसी को पढ़ने का तो रीड कर सकता है, लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लिखे हुए हैं सबके। फायर डिटेक्शन सिस्टम इंडस्ट्रियल सेटिंग में इंस्टॉल करने का पर्पस क्या होता है?
फायर डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल क्यों किया जाता है? टू सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन पेट्रोलिंग, टू अलर्ट ऑक्यूपेंट्स को अलर्ट करने के लिए और इवैक्यूएट कर पाए, वहां से निकल पाए, सफिशिएंट टाइम उनको मिल जाए जिससे वो निकल पाए। अलार्म बज जाता है, ये अलार्म बज जाएगा, आग लगने की स्थिति से पहले अलार्म बज जाएगा, स्मोक से पता लग जाता है, तो वहां से अलर्ट मिल जाए और वहां से लोग निकल जाएं। फायर डिटेक्शन सिस्टम इसलिए लगाया जाता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल शब्द का क्या मतलब है? सेफ्टी मैनेजमेंट में हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, सेफ्टी मैनेजमेंट में हायरार्की ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब? वर्क प्लेस हैजार्ड्स को क्लासिफाई करना, या हैजार्ड कंट्रोल के तरीके हैं उनके लिए सीक्वेंस तय करना कि पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, मोस्ट से लीस्ट इफेक्टिव के क्रम में। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, किसी हैजार्ड से अगर कोई खतरा है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सीक्वेंस में, चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना कि मोस्ट से लीस्ट इफेक्टिव के क्रम में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या स्ट्रेटजी होगी, उससे कम उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको लिस्ट करना। तो यही आंसर होगा। सेफ्टी मैनेजमेंट में हायरार्की ऑफ कंट्रोल का मतलब है क्या क्या तरीके हमारे पास हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए हैं। मोस्ट इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव की तरफ जाना, टॉप प्रायोरिटी से लीस्ट की तरफ जाना, उनकी सीक्वेंसिंग करना, अरेंज करना। What is the near miss incident? What is the near miss incident reporting intended to prevent in a workplace? नियर मिस इंसिडेंट का क्या मतलब है? नियर मिस, नियर मिस का मतलब होता है एक्चुअल एक्सीडेंट्स वगैरह से बचाओ, आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई, अनसेफ कंडीशंस का पता करना, उनको ठीक करना, अनसेफ कंडीशंस का पता करना, उनको ठीक करना, एक्चुअल एक्सीडेंट होने से ठीक पहले बचाओ। नियर मिस मतलब वो घटना होने से आपने बचा लिया, नियर मिस, जस्ट आपने उस घटना को होने से रोक लिया है। नियर मिस, अगर मिस नहीं होता वो तो हो जाती घटना, अगर आप इसको मिस कर जाते, इस चीज को नहीं करते, तो ये घटना घट जाती। मतलब एक्चुअल इंसिडेंट होने के ठीक पहले की स्टेज जो आपने बचा लिया। एक्चुअल इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उससे ठीक पहले बचाओ, नियर मिस। आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई अनसेफ कंडीशन टू प्रिवेंट एक्चुअल एक्सीडेंट्स, कोई दुर्घटना घटने से ठीक पहले बचाव हो जाना, नियर मिस। तो ये जो पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूं साथ में, यूट्यूब पे जो देखते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक किया करें वीडियो का। यूट्यूब पे उनको पीडीएफ कहाँ पता लगेगी, जब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे वहां पे लिंक लिखा होता है पीडीएफ का। और बाकी जो क्लास में आरोहण वाले स्टूडेंट होंगे फोल्डर में रहता ही है। तो ये आंसर वगैरह सब दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिए हुए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी सब है, किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो ये देख सकता है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लें। कुछ कॉमन जीएस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी टाइप के। ये क्वेश्चन बताओ, कार्बोहाइड्रेट एकमात्र एनर्जी सोर्स होता है ह्यूमन के लिए, फैट हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है औरों के मुकाबले, क्या आंसर लगाएं? बोलो भाई। कार्बोहाइड्रेट एकमात्र एनर्जी सोर्स है ह्यूमन के लिए और फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है और फूड के मुकाबले। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो हमें देता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन हमें एनर्जी देता है क्या? विटामिन एनर्जी देता है? नहीं। विटामिन बॉडी में चाहिए कई सारी एक्टिविटीज, कई सारे प्रोसेस के होने के लिए, पर एनर्जी देने का काम विटामिन नहीं करता है। दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता। दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। जरा बताना कौन कौन। एक वर्ड याद कर लो, एडेक, ADEK।
ये फैट सॉल्यूबल हैं। इनके अलावा जो भी विटामिन बचा वो क्या बना, वाटर सॉल्यूबल, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। ए डी ई के, ये 4 फैट सॉल्यूबल होते हैं, इनके अलावा जो भी है सब वाटर सॉल्यूबल है। ठीक, अब आती है एनर्जी की बात। हमें एनर्जी कौन देता है, ये तीनों एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम में फैट देता है 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी पर ग्राम, और कार्ब और प्रोटीन लगभग देते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम, तकरीबन 4 कैलोरी पर ग्राम, इतना अंतर है। अब बताओ जरा, कार्बोहाइड्रेट एकमात्र सोर्स है ह्यूमन की एनर्जी के लिए, मतलब चावल, आलू, केला, इस तरह की चीजें खाओगे तभी एनर्जी मिलेगी, यही कार्बोहाइड्रेट यही एनर्जी दे रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट एकमात्र एनर्जी सोर्स है, गलत। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है, फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है औरों की तुलना में, ये बात सही है। 2 ओनली, आंसर होगा 2 ओनली। कुछ समझ आ रहा है कि चल रही बात ऐसे ही, क्लियर है जो बताया जा रहा है? वायरस जो होता है वो बना होता है डीएनए, आरएनए, इनमें से कोई एक चीज होगी प्लस प्रोटीन। वायरस बना होता है, प्रोटीन होता है उसके अंदर, प्लस डीएनए, आरएनए में से कोई एक चीज होगी, या तो डीएनए या तो आरएनए, इसका बना होता है कोई वायरस। अब ये बताओ वायरस के बारे में क्या सही बात है, वायरस का बिहेवियर क्या है? वायरस एक लिविंग मटेरियल है, वायरस एक नॉन लिविंग मटेरियल है, वायरस दोनों है, या वायरस एक सेल्यूलोज है बस? केमिकली ये बस सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का मतलब कार्ब, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, ये ओज वर्ड दिख रहा है ना, ये सब कार्ब को बताते हैं, कार्ब। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सेल्यूलोज, ओज का मतलब कार्ब बता रहा है ये। अरे पारुल, क्या लिखा है तुमने? हाँ, लिविंग नॉन लिविंग, बिल्कुल ठीक। वायरस जहां रहता है वैसा रहता है। ये किसी नॉन लिविंग चीज पे है तो नॉन लिविंग बिहेवियर देगा, लिविंग चीज पे है तो लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ये लिविंग चीज पर ही डिपेंड करता है। ये एनिमल को भी अफेक्ट कर सकता है, वायरस प्लांट के अंदर भी रह सकता है, वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी रह सकता है, इतना छोटा साइज में, बैक्टीरिया से भी छोटे साइज का होता है। तो ये एनिमल को भी अफेक्ट कर सकता है, प्लांट को भी, इवन बैक्टीरिया को भी। बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस रहता है उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, तो वायरस जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? दोनों है, जहां रहेगा वैसा रहेगा। नॉन लिविंग चीज पर ये नॉन लिविंग बिहेवियर देता है, लिविंग बॉडी में ही जिंदा रह सकता है। वायरस के पास कोई सेल नहीं होता, वायरस के पास कोई सेल नहीं होता, केवल उसके पास मटेरियल होता है प्रोटीन प्लस या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों में कोई एक चीज। तो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों बिहेवियर देता है, सिंपल सी बात, जहां रहेगा वैसा रहेगा। क्या वायरस डिकम्पोजर का काम करता है? डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या वायरस ब्रेक करने का काम करेगा? सड़ा गला कोई जानवर पड़ा है, क्या वायरस उसको डिकम्पोज करेगा? वायरस खुद ही डेड है, नॉन लिविंग चीज के ऊपर वायरस खुद ही नॉन लिविंग है, तो वो एनिमल भी डेड पड़ा है, वायरस भी डेड पड़ा है, तो वायरस क्या उसको डिकम्पोज करेगा? वायरस डिकम्पोज नहीं करता। क्या वायरस डिकम्पोजर है? नो, वायरस डिकम्पोजर नहीं होता, क्योंकि इसके खुद के पास कोई सेल नहीं है। बैक्टीरिया, फंगस डिकम्पोजर होते हैं, यस, बैक्टीरिया, फंगस ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास सेल है, क्योंकि ये लिविंग है, ये सेल है, इनके पास लिविंग है, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। वायरस डिकम्पोज नहीं करता, वायरस के पास सेल नहीं होता, इसीलिए वायरस नॉन लिविंग है, लिविंग बॉडी में ही जिंदा रह सकता है बस। मिनरल्स इसमें से किन रॉक्स में पाए जाते हैं? बोलो जरा, मिनरल्स इनमें से किसमें पाए जाते हैं? क्या आंसर होगा? बाकी तुम्हारे यार दोस्तों का क्या हाल है? बाकी जगह भी तो सूत्रों से खबर मिल रही होगी, क्या चल रहा है? सब जगह कोर्स वोर्स खत्म हो गया, क्वेश्चन वोश्चन सब करा दिए गए हैं, क्या अपडेट है? अरे तुम्हारे सूत्र बहुत मजबूत है ना, तुम ही लोग बताओगे जानकारी क्या चल रहा है। नोट्स सोर्स आरोहन के घूम रहे हैं कि अब सबके नोट्स घूम रहे हैं?
50 टेलीग्राम ग्रुप बने होंगे, इतने समय तक फीडबैक तो पता लग ही जाता है, किसने बेवकूफ बनाया, किसने ईमानदारी से पढ़ाया, कहाँ पे क्या कमी रही। तुम भी नन्ही सी जान खुद ही परेशान हो, इतना टाइम ही कहाँ है सर सोचने का, पेपर तो जल्दी हो रहा है। अरे कट ऑफ कुछ नहीं, तुम 50% भी ले आओ क्वालिफाई कर जाओगे। 50 से 55% बहुत स्कोर है, कम नहीं है। 120 मिनट में करने 150 क्वेश्चन, 120 मिनट 150 क्वेश्चन करना है। 50-55% ही ठीक रह गया काट पीट के, बहुत है, कम नहीं है। ये 70-80% वाला पेपर नहीं है। सुरुचि, अब आरोहन पे मैं पूछ रहा हूँ तो आरोहन को बेस्ट कहोगे ही, मजबूरी है तुम्हारी। मतलब मैं ही पूछ रहा हूँ तो आरोहन अच्छा है, कोई दूसरा पूछेगा तो कहेंगे वो अच्छा है। जो पूछे उसी वाला अच्छा बता दो, सिंपल पॉलिटिकल जो अप्रोच है। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री। मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक कौन था जिसको उसके ही कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था? बोलो भाई। नहीं, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 3 महीने 4 महीने लगभग बैच, 20 दिसंबर का बैच था, तो इतने समय में चर्चा चलती रही ना, आरोहण पे पूरा कराएंगे कि नहीं, क्वेश्चन होगा कि नहीं, बढ़िया पढ़ाया जाएगा कि नहीं। अब तो सारी बातें हो गई, अब तो किसने क्या फीस लिया, किसने क्या पढ़ाया, अब तो सारी बातें सबके सामने है। अब तो ये एनालिसिस हो सकता है कि क्या कराया गया क्या नहीं कराया गया। कोशिश तो सबने अपनी तरफ से अच्छा ही किया होगा, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाना चाहता है, सबने कोशिश किया होगा। पर जितनी डिमांड आपकी थी ना, पीडीएफ भी, क्लास भी, क्वेश्चन भी, तो सब मिल पाया कि नहीं, वो मेन सवाल है। क्योंकि हर बच्चे के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, तैयारी तो सभी कर रहे हैं भाई, क्वालिफाई भी करने के लिए कर रहे हैं। बोलो, पुष्यमित्र शुंग। अरे जो क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो क्वेश्चन लगाएं, जो खाली बैठे हैं वो बातें करें। कई ऐसे तो होंगे जिनको हवा नहीं लग रही होगी क्या चल रहा है, पढ़े ही नहीं है। बोलो। बृहद्रथ बिल्कुल सही है, इसका नाम था बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन रूलर जिसको उसी के कमांडर पुष्यमित्र ने मार दिया था, बृहद्रथ था। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी एडी में बनी थी। ये 5th सेंचुरी एडी, 5वीं सदी एडी में इसको बनवाया था किसने? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर, बोलो भाई। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिक्स है। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा, एक मेरी इच्छा है कि एक चीज का एनालिसिस और होना चाहिए। जब बैच लॉन्च हुआ था, कई लोग लॉन्च कर रहे थे, तो किसी ने चर्चा की थी ना कि कम कॉस्ट का बैच, अगर कोई सस्ता बैच चला रहा है तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। आप लोग ज्वाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं प्राइस कम है तो कंप्रोमाइज ना हो जाए क्वालिटी से। अब तो ये भी एनालिसिस होना चाहिए कि कोई कुछ भी कह जाए तो बाद में चेक तो होना चाहिए, बाद में जवाबदेही तो किसी की रहती नहीं है, बाद में किसी की जवाबदेही नहीं रहती, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं लोग। कम फीस लेकर क्वालिटी कम होगी, ये कौन सा क्राइटेरिया है? मान लो किसी को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए पर वो पढ़ाना मेहनत से चाहता है, जो इस तरह की बातें होती हैं उसका भी तो वो होना चाहिए एनालिसिस, कि ज्यादा पैसे लेंगे तो बढ़िया पढ़ाया जाएगा, कम लेंगे तो सही नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बोलो भाई, वार्म ओशियन करंट, इसमें से कौन सा ज्योग्राफिक क्वेश्चन है? कुमारपाल, अरे धर्मपाल, धर्मपाल ने बनवाई थी विक्रमशिला, धर्मपाल ने बनवाई थी विक्रमशिला, जो वज्रयान बुद्धिज्म का सेंटर था, बिहार। विक्रमशिला, विक्रमशिला बिहार, ये बनवाई थी धर्मपाल ने, बिहार में है ये। बुद्धिज्म के 3 सेक्शन थे, हिनयान, महायान, वज्रयान। वज्रयान जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब था, तो
तो वज्रयान का सेंटर था विक्रमशिला, बिहार में। वज्रयान, क्लियर है? वार्म ओशियन करंट बताना है। बोलो भाई। लब्राडोर नाम से एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, लब्राडोर नाम से एग्जाम्पल भी दिया था। बख्तियार खिलजी, ऊपर लिखा है, नालंदा में लाइब्रेरी जला दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। 1193 बख्तियार खिलजी आक्रमण कर दिया था और जला दिया था नालंदा लाइब्रेरी को। 90 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स जो वर बर्न्ड, इतनी किताबें वगैरह जल गई थी वहां पर। कौन इसमें से एक वार्म ओशियन करंट है? देखो, लब्राडोर जो कनाडा के पास, ये कोल्ड है। लब्राडोर कनाडा के पास ये कोल्ड है। पेरू के पास है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट, तो पेरू कोस्ट मैंने कल ही बताया था, एल नीनो बताया था जब। पेरू कोस्ट जो है जनरली ठंडा रहता है। ओशियन करंट भी कैसी? कोल्ड। ये कुरोशियो होगा इसका आंसर, कुरोशियो। ये जापान के कोस्ट की बात है। कुरोशियो जो है जापान के कोस्ट की बात है। आंसर में इसमें हाँ कुरोशियो करेक्ट। जापान की तरफ कुरोशियो वार्म करंट है, कई बार आया वो सवाल है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति डलहौजी की नीति थी, इसके द्वारा उसने क्या कहा था? दो नीति बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्न और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोनों ही नीतियां डलहौजी के समय की, डलहौजी के समय की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती थी कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड गद्दी का वारिस नहीं होगा। कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्ट किया हुआ कोई बच्चा गद्दी का वारिस नहीं हो सकता। इसी चक्कर में इसने ये सतारा, झांसी, ये सब एरिया हथिया लिए थे इसने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है दत्तक पुत्र कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड जो है गद्दी का वारिस नहीं होगा। इसके द्वारा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, एरिया को और बढ़ा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल और भी एरिया इसने अपने कब्जे में ले लिए थे इस पॉलिसी के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के द्वारा। ठीक है। अरिहंत क्या चीज है? ऑप्शन भी छोड़ो, बस बताओ सीधे सीधे, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। अरिहंत क्या चीज है ये बताओ। बोलो भाई। अरिहंत इज ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अरिहंत इज ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। पनडुब्बी है। ये लिखा है ना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हाँ, एक ये सवाल बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है? ठीक क्वेश्चन है ये, बताओ। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सही स्टेटमेंट। सोच के आंसर करना, हड़बड़ी में नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होता है, सीधे जनता वोट करती है क्या? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता वोट करती है? नहीं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये बात सही है,
इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं राष्ट्रपति, और इनको इलेक्ट करने में जो लोग वोट करते हैं, एमपी एमएलए वोट करते हैं। एमपी एमएलए भी वो वाले जो इलेक्ट होकर आए हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं होता। एमपी एमएलए वोट करते हैं, और एमपी एमएलए भी वो वाले जो इलेक्ट होकर आए हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन ये तो होता ही नहीं है। और एमएलसी, कुछ राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, एमएलसी का कोई वोटिंग में राइट, राष्ट्रपति के चुनाव में उनका कोई रोल नहीं होता, ये बात सही है। एमएलसी हैव नो राइट, नो रोल इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, इनका कोई काम नहीं है, ये बात सही है। पहला, दूसरा, चौथा, एमएलसी का रोल नहीं है, नहीं है, ये बात सही है। 1, 2 एंड 4। तीन इंपॉर्टेंट नदियां मानसरोवर से निकलती हैं, तिब्बत क्षेत्र पड़ता है ये। कौन सी नदियां हैं जो मानसरोवर से निकली हैं? कौन कौन सी नदियां हैं जो मानसरोवर से निकली हैं? ऑप्शन देख लो पहले। इंडस, सतलज, झेलम, या सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। कुछ ऑप्शन चलो बना देता हूं मैं और। इंडस, झेलम, सतलज, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। तीसरा ऑप्शन है चिनाब, सतलज, गंगा, और चौथा है इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज। क्या सही है? इंडस, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा और सतलज, यही है। ये तीनों निकली हैं बाहर से, मतलब मानसरोवर से आई हैं। इंडस भी, ब्रह्मपुत्रा भी, सतलज भी। ये रहा ना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज। आयरन ओर माइनिंग जहां पर की जाती है, उन एरिया में ये पाया गया है कि ग्राउंड वाटर में एक चीज का लेवल ज्यादा होता है। किसका? आयरन ओर माइनिंग जहां पर की जाती है, वहां ये जनरली पाया गया है कि किसी चीज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है? और वहां पे ग्राउंड वाटर में दिक्कत भी हो जाती है। वहां ग्राउंड वाटर में समस्या भी होती है उसके बढ़ने से। आर्सेनिक, करेक्ट, आर्सेनिक। आयरन ओर माइनिंग एरिया में देखा गया है कि आर्सेनिक का लेवल भी ग्राउंड वाटर में ज्यादा रहता है, तो आर्सेनिक से होने वाली समस्याएं, बढ़ने का खतरा। इसमें से कौन ट्रू फ्रूट है? ट्रू फ्रूट, सही मायने में फल है। इसमें से कौन सही मायने में फल है? फ्रूट का मतलब होता है राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी अगर है तो फ्रूट है। अभी लाइफ साइंस वगैरह में पूरी कहानी बताई है हमने। राइपेंड ओवरी है तो फ्रूट है। बनाना जो होता है वो राइपेंड ओवरी होता है, ये फ्रूट है। एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है। एप्पल, पियर मतलब होता है नाशपाती, फिग होता है अंजीर। तो एप्पल, पियर या फिग जो है ये ट्रू फ्रूट नहीं होते, इनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। सूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। एक व्यक्ति जो मिल्क, एग और ब्रेड बस यही खाता है, उसमें क्या चीज की दिक्कत हो जाएगी, क्या बीमारी हो जाएगी? मिल्क, एग और ब्रेड यही खाता रहता है, उसको क्या परेशानी होगी? विटामिन सी की कमी हो जाएगी। विटामिन सी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि विटामिन सी नहीं है। प्रोटीन तो है इसमें पर विटामिन सी नहीं। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड है कार्ब। मिल्क, एग में प्रोटीन वगैरह है, फैट है, प्रोटीन, फैट। विटामिन सी की उसमें कमी हो जाएगी, और विटामिन सी की कमी हो जाएगी, बीमारी होती स्कर्वी। विटामिन सी उसके अंदर कम हो जाएगा, और विटामिन सी कम हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी स्कर्वी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी हो तो यह अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी हो तो यह अधिकार किसके पास? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अच्छा, एक सवाल और बता दो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है?
इन दोनों जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको शपथ कौन दिलाता है? ओथ। सुप्रीम कोर्ट के केस में शपथ कौन दिलाएगा और हाई कोर्ट के केस में शपथ कौन दिलाएगा? ये बताओ, दोनों अलग सवाल है, ध्यान देना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट की बात आ जाए तो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट, इन्हीं के नाम पे अपॉइंटमेंट दोनों का, सुप्रीम कोर्ट जज का भी, हाई कोर्ट जज का भी। शपथ दिलाने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के केस में शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के केस में शपथ दिलाएंगे गवर्नर। गवर्नर। क्या आंसर किए? प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट दोनों का राष्ट्रपति, शपथ जो है अलग अलग। ये जरा डांस वांस बता देना। गरबा कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है? जीके का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, जीके में लास्ट में पढ़ाया हुआ है। गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान, कौन कहाँ का डांस है ये? ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं। 1 2 3, 1 3 2 3 क्या लगाएं, या ऑल, क्या सही है? मोहिनीअट्टम केरल का है, गरबा गुजरात का है, यक्षगान कहाँ का? मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली डांस जो होता है ये भी केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल। मोहिनीअट्टम कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात। तो सेकंड सही नहीं है, ये सही है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। बिहू, एक डांस होता है बिहू, बिहू कहाँ का है? बिहू असम, बिहू असम का है। एक होता है और भी है कई सारे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्रा, कुचिपुड़ी है आंध्रा। तो मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात और भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिहू असम, कुचिपुड़ी आंध्रा। कथक कहाँ का है? कथक, कथक है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यूपी वगैरह में। सत्तारिया भी असम का है। कई सारे बताए हैं मैंने, जीके में लास्ट में देखोगे बताए हुए हैं। सत्तारिया असम का है, लावनी महाराष्ट्र का है, हेमिस, हेमिस कहाँ का है? हेमिस, रऊफ, हिकात कहाँ के हैं ये सब? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब एरिया। हेमिस, रऊफ, हिकात, ये सब जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया। पहले जम्मू कश्मीर ही था, अब 2 यूटी बन गए अलग अलग, तो लद्दाख भी ध्यान रखो। क्लियर है? तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यही पढ़ाया हुआ है स्पोर्ट में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित? बोलो। अब तुम लोगों को एक चीज जरूर समझ आ गई होगी कि तैयारी हमेशा पहले शुरू करनी चाहिए, फॉर्म का वेट नहीं करना चाहिए। कई चीजें हैं जो पढ़ने का मन हो रहा होगा, टाइम ही नहीं बच रहा, तो अगर कंपटीशन देना है तो तैयारी हमेशा पहले स्टार्ट होनी चाहिए, फॉर्म का वेट मत करो। फॉर्म आजकल आने में और पेपर होने में 2 ढाई महीना 3 महीना टाइम मिलता है, इससे टाइम नहीं मिलता। ऑनलाइन पेपर कई बार होते हैं, वहां 2 ही महीने भी नहीं मिल पाते। तो फॉर्म को मत चेस करो, तैयारी अपना सिलेबस कॉमन जो है वो पढ़ के रखो, जीएस, एफटी, रीजनिंग, ये सब तैयार रखो। ये एरिया रेडी रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक एक फॉर्म के पीछे भागोगे तो तैयारी लेवल कभी आ ही नहीं पाएगा, कहीं कुछ आएगा कहीं कुछ आएगा, तो हो ही नहीं पाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया? संगम लिटरेचर जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया? संगम लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा गया है?
तमिल भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया। भूमध्य सागरीय जो क्लाइमेट है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है उसकी मुख्य विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है उसकी मुख्य विशेषता, मेडिटेरेनियन क्षेत्र जो है ना वहां सिट्रस फ्रूट्स की खेती बहुत होती है। मेडिटेरेनियन जो एरिया है वहां सिट्रस फ्रूट की खेती बहुत होती है, नींबू, संतरा, आंवला, इस तरह की चीजें। तो सिट्रस फ्रूट्स की खेती भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में अच्छी होती है। तो इटली, ग्रीस, कई सारे कंट्री जो हैं इस एरिया के भूमध्य सागरीय क्लाइमेट के, सिट्रस फ्रूट्स की खेती अच्छी। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर ही, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर फॉर्म होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब बनता है सर्दियों के समय में बनता है और हवाएं चलती हैं इस तरह से कि उत्तर भारत में बारिश होती है। तो भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाला पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के समय में नॉर्थ इंडिया में बारिश करा देता है, रेन इन विंटर सीजन। सर्दियों में नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है, कोई मानसून का समय तो होता नहीं, तो सर्दियों के समय में नॉर्दर्न इंडिया में बारिश क्यों हो जाती है? उस समय तो मानसून नहीं है। भूमध्य सागर के ऊपर बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो कारण बनता है नॉर्थ इंडिया में बारिश के। एक और सवाल, साउथ इंडिया में भी सर्दियों में बारिश होती है, तमिलनाडु वगैरह में दिसंबर वगैरह में बारिश होती है, साउथ इंडिया में विंटर रेन होता है। उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है? नो, उसका कारण है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून की रिट्रीटिंग जब होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीट करता है जब, तब इसकी वापसी के समय होता है रिट्रीटिंग ऑफ, रिट्रीटिंग मतलब वापसी, रिट्रीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब वापसी करता है तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है, यहाँ इसको पानी मिल जाता है, पानी मिल जाता है, उसके बाद साउथ इंडिया में एंटर करता है, बारिश कराता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है वापसी के समय, और यहां से पानी पिक करके साउथ इंडिया में बारिश कराता है। जबकि जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारा मेन मानसून है, वो जब वापसी करता है उसको इतना बड़ा कोई वाटर बॉडी नहीं मिलता वाटर कलेक्ट करने के लिए। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून अंदर जाता है तो आते समय बारिश कराता है केरल, सेंट्रल इंडिया ऊपर, तो साउथ वेस्ट मानसून आते समय बारिश कराएगा महाराष्ट्र, केरल, सब जगह। वापसी जब वो करता है साउथ वेस्ट मानसून तब उसको इतना बड़ा वाटर बॉडी नहीं मिलता है यहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट मानसून वापसी के समय बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है, पानी मिल जाता है इसको, और साउथ इंडिया में बारिश कराता है। तो मानसून जो भारत में आता है उसके दो ब्रांच होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, 1 जून को केरल से एंटर करता है, साउथ वेस्ट मानसून 1 जून नहीं, सॉरी 21 जून। तो साउथ वेस्ट मानसून ये एंटर करता है केरल की तरफ से, केरल की तरफ से एंटर करता है। तो दो मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आते समय बारिश नहीं कराता, नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब वापसी के समय साउथ वेस्ट बारिश नहीं कराता, जाते समय साउथ वेस्ट वाला बारिश कराएगा, केरल, महाराष्ट्र, सब जगह, गोवा हुआ सब। तो जाते समय साउथ वेस्ट मानसून ऐसे इंटर करता है बारिश कराता है, वापसी करता है तो नहीं। और नॉर्थ ईस्ट मानसून वापसी के समय भी बे ऑफ बंगाल से वाटर पिक करके साउथ इंडिया में बारिश कराता है, उस समय आ जाता है दिसंबर, ठंडी। तो विंटर में साउथ इंडिया में बारिश होती है, विंटर में साउथ इंडिया में बारिश होती है, उसका आंसर क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वापसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वापसी। समझ आ रहा है क्वेश्चन? केरला की मानसून डेट मैं क्या बता रहा था आपको, 1 जून, यही होती है। दिल्ली की होती है 21, जो बता रहा था। तो ये केरला की जो मानसून डेट है वो 1 जून है, 21 नहीं 1। केरला की मानसून डेट 1 जून। हर साल एक्सपेक्टेड जो डेट होती है, कभी टाइम से 2-3 दिन पहले आ जाए, कभी बाद भी हो जाता है, कभी पहले भी आ सकता है, कभी डिले भी हो जाता है। 1 जून केरला में एंटर करता है। साउथ वेस्ट मानसून की एंट्री केरल में जो डेट मानी जाती है 1 जून, कभी कभी इससे डेट डिले हो जाता है।
21 जो मैं बोल रहा हूँ आदित्य वो दिल्ली के लिए है, 21 जो मैंने बोला वो दिल्ली का डेट रहता है, वो 21 बेसिकली दिल्ली के लिए मैं जो कह रहा था केरला के लिए गलती से निकल गया, केरला 1 तारीख है। क्लास में लिखाया भी तो है सब यार, पढ़ा तो रखा है, इन्वायरमेंट में भी लास्ट में पढ़ाया हुआ है, इन्वायरमेंट में भी लास्ट में पढ़ा रखा है ये। इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी में दोनों बताया हुआ है, क्लियर है। तो दिल्ली में इसके लगभग 20-21 दिन के बाद एंट्री होती है, केरल में 1 जून को एंटर करता है, सबसे पहले यहीं से एंट्री होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना रखें, केरल में साउथ वेस्ट मानसून इंटर करता है 1 जून को, क्लास में ही पढ़ाया, नोट्स में भी लिखा है। दिल्ली में लगभग 21 दिन 22 दिन के बाद 20 जून के बाद इंटर करता है दिल्ली की तरफ। ये डेट होती है टेंटेटिव, जो हर बार मानी जाती है डेट, कई बार इससे डिले भी हो जाता है मानसून। ऐसा नहीं है कि 1 जून को आते ही मानसून इंटर कर जाएगा केरल में, फिक्स है। ये डेट मानी गई है, इस डेट से कई बार मानसून डिले भी हो जाता है, बोल देते हैं कि मानसून इस बार 4 दिन देरी से आएगा या 2 दिन पहले आ गया। डेट जो रखी गई वो ये मानी जाती है केरल के लिए 1 जून। और केरल से कौन सा मानसून एंटर करता है, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट मानसून। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई पॉल्यूटेड वाटर, इनमें से कौन पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता, इसमें से कौन पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होगा। जजेस के नंबर अगर घटाने बढ़ाने हैं पारुल, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जजेस की संख्या घटाना बढ़ाना पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के नाम से होता है। टीबी एयरबॉर्न डिजीज है, वाटरबॉर्न नहीं। टीबी है एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न नहीं। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, अब इसके आगे कहानी कल, इतना ही रखते हैं, इसके आगे अब कल देखेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। कोई पूछना है कुछ तो पूछ लो, कोई किसी का डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बता दो, अभी कोई दिक्कत हो अगर। मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लान किया है 10-11 तारीख तक, और ज़्यादा अगर करना है तो मुझे बता देना। मैंने फिलहाल सोचा है कि 8-10 दिन अपना पूरा समय खुद को दो। आपको लग रहा है हेल्पफुल है और क्वेश्चन करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ईएस वगैरह की जो क्लासें ऐड करनी है मैंने बताया, 20 तारीख आपका पेपर हो जाएगा, 20 और 22 दोनों दिन रेलवे का भी, उसके बाद शुरू करेंगे ईएससी वगैरह क्वेश्चन वगैरह, जो और एग्जाम लाइंड अप हैं उनके फिर क्लासेस 20-22 तारीख के बाद। और एग्जाम में आपका बीपीएससी एई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, बीपीएससी एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आरपीएससी, ये 3-4 एग्जाम है। एसएससी जेई में अभी टाइम है हमारे पास, और एसएससी जेई का जीएस तो पूरा रेडी है ही, क्वेश्चंस वगैरह जितने मर्जी लगा लो। एंड करें सेशन, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। हिस्ट्री अभी कुछ पढ़े नहीं, पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते थे, मॉडर्न इंडिया ज़्यादा आता है, मॉडर्न इंडिया ज़्यादा आता है। जजेस के नंबर पूछा था क्या, 1 सेकेंड, जजेस के नंबर वाला क्वेश्चन था क्या वो? 1 मिनट रुक जाओ जरा, एक क्वेश्चन पे लैंग्वेज लग रहा है मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, 1 सेकेंड रुको। एक क्वेश्चन में जल्दबाजी में शायद हमने आंसर दूसरा टिक कर दिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज। पावर मैंने बताया अपॉइंटमेंट और ओथ, पावर की जब नंबर इंक्रीज करने की बात आएगी तो पार्लियामेंट। अभी एक बच्चे ने डाउट में पूछा है कि नंबर ऑफ जज बढ़ाने तो कौन बढ़ाएगा, पार्लियामेंट बढ़ाएगी, पार्लियामेंट आंसर होगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअल में मेरा फोकस इस पर था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, शपथ दिलानी है तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट में गवर्नर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जजों की संख्या बढ़ानी हो अगर तो पार्लियामेंट आंसर होगा। ठीक कर लो जरा ये।
मेरा असल में मेन फोकस इस पर था, क्वेश्चन मैंने ध्यान दिया नहीं, ये वाला आंसर होगा बी, पार्लियामेंट। इससे पता लगता है कि अब उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ाते, रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। ये छोटी सी मिस्टेक है, इससे मालूम चलता है कि अब उम्र हो रही है, रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? अरे 14-15 साल हो भी गए, रिटायरमेंट आना भी चाहिए यार। थोड़ी बहुत इस तरह की ह्यूमन एरर जो है होने लग गई है। जजों की संख्या बढ़ाने की बात आएगी, पार्लियामेंट संख्या बढ़ाना है तो पार्लियामेंट तय करेगा। अपॉइंटमेंट इनके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से। कॉलेजियम सिस्टम पढ़ाया हुआ है बातचीत करके। और ये सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा, हाई कोर्ट केस में गवर्नर। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू। अच्छा किया वो आपने कमेंट में बता दिया, ध्यान नहीं गया था इस क्वेश्चन पे। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।